दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मेंस के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने आज 2 क्वेश्चन लिया है और ये आपके डेली राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। यूपी पीएससी 2021 का जो अब मेंस 23 मार्च को होने जा रहा, अगर इसमें कोई मेंस दे रहा है या फिर 22 का प्रीलिम्स देगा, मेंस में पार्टिसिपेट होगा और फाइनल सिलेक्शन लेना चाहता है और जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर करना चाहता है। यहाँ टारगेट 500 प्लस मार्क्स का है। इतने नंबर लाए जा सकते हैं। 442 नंबर मेरे आ चुके हैं और हमने 2018, 19, 20 तीनों साल इंटरव्यू दिया। उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो जीएस के मार्क्स का था। अगर जीएस में, क्योंकि ऑप्शनल तीनों साल काफ़ी कम रहा है, 180 से लेकर 190 नंबर के बीच 400 में से ऑप्शनल में मार्क्स मिले हैं, तो मेन रोल जीएस का था। तो जीएस में हम आपको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरओ का मेंस वाला सेक्शन, यहाँ पर वो लोग संपर्क मत करें जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी देना चाह रहे हैं। तो जो एसए वाला सेक्शन है उनके लिए एसए प्रत्येक संडे को कराया जाएगा। वो लोग भी इस पहल में शामिल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो डेली इसमें क्या क्या आपको मिलता है तो ये जान लीजिए। 10 डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं जीएस के। 10 डेली जीएस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर उसके मॉडल आंसर मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं और जो इसमें शामिल है उनको पर्सनली फीडबैक भी दिया जाता है। तो आप लोग जो इच्छुक हैं और सीरियस होकर के डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वे लोग 9919698146 पर मैसेज करें। कृपया कॉल मत करिएगा, तो इस पे आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो प्रोसेस है वो सब बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो 28 जनवरी 2022 को क्वेश्चन दिए गए थे, उनमें से 2 क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? यह पश्चिमी अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट करें 200 शब्द। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पर हमने जानबूझकर 200 शब्द लिखा है। हालांकि पीसीएस में 125 शब्द और 150 शब्द के आंसर आपसे पूछे जाते हैं। सॉरी, इसको माफ़ कीजिएगा, 200 शब्द, 125 शब्द और 200 शब्द। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट वाले 125 शब्द वाले भी 200 शब्द में शामिल कर लिया है, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए 4000 शब्द आप 3 घंटे में लिख सके। तो जो 125 शब्द के हैं इनको भी 150, 160, 170 शब्दों तक आप खींच के ले जा सकते हैं। ज़्यादा लिख के आएंगे कोई नुकसान नहीं है, बस आपकी स्पीड उस लेवल की होनी चाहिए। तो आइए, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन को समझिए। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन हो तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। भारतीय संदर्भ यहाँ एक कीवर्ड हो गया। दूसरा हो गया धर्मनिरपेक्षता, इसका अर्थ बताना है। फिर यह पश्चिमी अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है, तो ये सीधा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई समझने वाला ऐसा पॉइंट है नहीं, लेकिन ये कीवर्ड आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले जब आप आंसर लिखिए तो एक अच्छा सा क्या इंट्रोडक्शन दीजिए, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन का अगला क्या होगा,
बॉडी पार्ट होगा, और बॉडी पार्ट के बाद फिर क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो ये 3 चीज़ें हर एक क्वेश्चन में आपको इंक्लूड करनी है। अब इसमें यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल इसी का इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा जाता है इसके लिए अलग से कोई वीडियो बना देंगे। यहाँ सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, जो ये आंसर आपको दिया जा रहा, उसमें एक इंट्रोडक्शन हमने क्या लिखा कि भारत में सर्व धर्म संभाव एवं सहिष्णुता की नीति प्राचीन काल से विद्यमान रही है, जो धर्मनिरपेक्षता की द्योतक है। आधुनिक काल में धर्मनिरपेक्षता को सकारात्मक रूप में भारत के द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर अगला इसमें हेडिंग बनाई गई, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य एवं धर्म के बीच अलगाव के रूप में नहीं, ये मेन कीवर्ड को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, राज्य एवं धर्म के बीच अलगाव के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के द्वारा सभी धर्मों से समान दूरी, इक्वी डिस्टेंस के रूप में लिया जाता है। भारत में राज्य या सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होगा के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक आप ब्रैकेट में बंद करके डायग्राम फ्लो चार्ट बना दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, धर्म और राज्य के बीच अलगाव नहीं है, बल्कि इसमें कोरिलेशन है, ओवरलैपिंग है। तो ये हमने भारतीय अवधारणा को इसमें दर्शा दिया है वेन डायग्राम के माध्यम से। फिर पश्चिमी वाली अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है, वो इसमें अगला हमने बताने की कोशिश की है कि पश्चिम में जहाँ धर्म चर्च व राजसत्ता यानी राज्य के बीच पूर्ण अलगाव को अपनाया गया है, अर्थात राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और राज्य सरकार के मामले में धर्म भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी राज्य ना तो धर्म के मामले में और धर्म ना ही राज्य के मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा। फिर यहाँ पर डायग्राम, दोनों में यहाँ क्रॉस लगा, यानी इसमें कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर हमने आगे लिखा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। उदाहरण स्वरूप मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16 व धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 व अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वोट के मामले में धर्म के आधार पर विभेद की मनाही की गई, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे बढ़कर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SR बोम्मईवाद में बेसिक स्ट्रक्चर भी घोषित किया गया है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से भारतीय समाज में शांति, सद्भाव, सौहार्द, आपसी भाईचारे की भावना, सहिष्णुता जैसे मूल्यों को स्थापित करके भारतीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की अक्षुण्णता को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता भारत की विविधता में एकता तथा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी साकार कर रहा है। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया, जो आपका कंप्लीट। अब आपका यहाँ प्रश्न होगा कि कंक्लूजन हम कैसे लिखें। तो हमेशा ध्यान रखिए, कंक्लूजन जो भी लिखिए आप, वो क्या होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, विजन उसमें एक झलकना चाहिए। दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। इन 3 बातों का निष्कर्ष लिखते समय ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन था, पहले हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन था, ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ शब्द यूज किया गया आलोचनात्मक, यानी पॉजिटिव भी लिखना है और इसके निगेटिव पहलुओं को भी शामिल करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर देखते हैं कि क्या होना चाहिए।
तो सबसे पहले यहाँ पर ऑटोमेशन का मतलब हमने सीधा क्वेश्चन पूछा था, तो उसको बताया है कि ऑटोमेशन विभिन्न प्रौद्योगिकियों के समुच्चय को दर्शाता है जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं इसी प्रकार की अन्य उच्च आर्थिक गतिविधियों एवं अन्य क्रियाकलापों में मानव हस्तक्षेप को घटाता है या कम करता है। ऑटोमेशन के अंतर्गत विविध उपकरणों एवं नियंत्रण प्रणालियों के अनुप्रयोग से है, जिसमें मशीनरी उद्योगों, बॉयलरों व हीट ट्रीटिंग ओवन में प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। ये हो गया ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। प्रभाव तो यहाँ पर हमने दो इसको पैरेलल लिखते चले गए, एक सकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक। पहला पॉइंट बताया कि ऑटोमेशन से नए जॉबों का सृजन अब कैसे होगा। एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप वस्त्र एवं सूती वस्त्र उद्योगों से अगले 5 सालों में, एक डेटा यहाँ पर हमने दिया कि अगले 5 सालों में 29 लाख जॉब सृजन की तुलना में अगर वस्त्र व सूती वस्त्र उद्योग देखा जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो यहाँ पर अगले 5 सालों में 29 लाख जॉब क्रिएट होंगे। उन्हीं की इसकी तुलना में ऑटोमेशन से कितने 5 सालों में 1 करोड़ जॉब का सृजन होगा। ये इसका हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला ही पहले देख लेते। दूसरा पॉइंट हो गया ऑटोमेशन के माध्यम से भारत आउटसोर्सिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है, जिससे राजकोषीय घाटा भी कम किया जा सकता है। अगला तीसरा पॉइंट, ऑटोमेशन के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं विरासत को आकर्षक बनाकर घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को भारत पर्यटन के लिए आकर्षित किया जा सकता है। अगला, ऑटोमेशन को अपनाकर भारत विश्व के साथ प्रतिस्पर्धी भूमिका में आ सकता है और बीपीओ व आईटी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। पांचवा, ऑटोमेशन से सृजनात्मकता, उद्यमशीलता, अंतर्वैयक्तिक कौशल व इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है। अगला, यानी इससे क्या होगा, नवाचार आएगा। ऑटोमेशन से निम्न क्षेत्रकों में नए जॉब का सृजन होगा। कौन कौन क्षेत्रक हैं उनको हमने यहाँ पर कुछ के नाम गिनाए हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा सर्विसेज, रोबोटिक्स इत्यादि। ये आपके हो गए यहाँ पर 6 सकारात्मक पॉइंट। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमने विश्व बैंक रिसर्च का एक उसका डेटा लिया है कि विश्व बैंक रिसर्च के अनुसार ऑटोमेशन होगा तो इससे भारत पर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो विश्व बैंक रिसर्च ने बताया था कि ऑटोमेशन से भारत में 69% जॉब छीनने का खतरा है, जबकि चीन में 77% है। तो इससे क्या है, नेगेटिव है। दूसरा, ऑटोमेशन को अपनाने से निम्न कौशल से युक्त व्यक्तियों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है, यानी जो लो स्किल्ड जो कामगार हैं उनके लिए संकट उत्पन्न होगा। इसके लिए फिर एक डेटा हमने यहाँ दिया है। यूएस बेस्ड HFS रिसर्च के अनुसार ऑटोमेशन व एआई को अपनाने से भारत के आईटी व बीपीओ के निम्न कुशल कामगारों की 2022 तक 35% कटौती हो सकती है। सोचिए, अगर ऑटोमेशन आया तो जो लो स्किल्ड लेबर हैं उनकी छटनी होगी और एक कितनी होगी, 2022 तक 35% की कटौती होगी। अगला, अतीत में अनुभव नकारात्मक रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर, कैश मशीन व सेल्फ सर्व पंप ने व्यापक स्तर पर क्या किया है, भारत में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया। तो जब जब भारत में ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, यहाँ पर भारत में चूँकि लो स्किल्ड लेबर में लोग ज़्यादा हैं, असंगठित क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा, तो ये भी आप पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। तो इसके अलावा गूगल, उबर व टेस्ला के अनुप्रयोग से निम्न कुशल कामगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अगला, चौथा नेगेटिव पॉइंट, ऑटोमेशन से आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा जो बिग सिटी हैं, बड़े शहरों में जॉबों का सृजन होता है, वहीं जो छोटे शहर हैं या ग्रामीण जनसंख्या में जो लोग निवास करते वो इससे अछूते रह जाते हैं। उदाहरण दिया, भारत में बेंगलुरु, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में तो रोजगार का सृजन होगा, लेकिन जो निम्न स्तर के
गांव है या शहर, वहाँ पर इसका प्रभाव यानी सकारात्मक नहीं दिखाई देगा। अगला नवाचार, उच्च कौशल। जो नवाचार होता है उसकी डिमांड ही होती है हाई स्किल्ड, उच्च स्तर का कौशल, तो उसकी मांग करता है। तो इसका भी भारत में यानी हाई स्किल्ड लेबर कम है तो उस पर निगेटिव प्रभाव दिखेगा। अगला आईटी व बीपीओ क्षेत्र में 2016 में 2.4 मिलियन निम्न कौशल कामगार, जो अभी 2016 में बताया गया आईटी व बीपीओ में कितना है, 2.4 मिलियन निम्न कौशल कामगार है। और ये 2022 तक अगर ऑटोमेशन अपनाया गया तो कितना हो जाएगा, यानी ये आपका जो ऑटोमेशन अपनाने से चूँकि हाई स्किल्ड की ज़रूरत होगी, तो जो निम्न कौशल कामगार है उसकी छटनी होगी। वर्तमान के 2016 के 2.4 मिलियन से घट करके यह 1.7 मिलियन रह जाएंगे। तो ये आपका हो गया। अंत में यहाँ निष्कर्ष है कि निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि ऑटोमेशन से एक तरफ उच्च कौशल वाले नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, तो वहीं दूसरी ओर इससे निम्न कौशल वाले कामगारों के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो सकती है, जिससे भारत सरकार को री स्किल करके दूर करना चाहिए। यानी इनका री स्किल, अप स्किल, तो ये आप टर्म अंत में यूज कर सकते हैं और अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके थे। अगर आप इस पहल से शामिल होना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।